चलिए अभी स्वागत है आप सभी का भारतीय राजनीति की इस क्लास में। इससे पहले हम यानी कि फ़िलहाल तो इंडियन जुडिशरी पढ़ ही रहे हैं हम। देखिए हम जो है भारतीय न्यायपालिका में यानी कि इंडियन जुडिशरी में बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। और आप ये समझिए कि जो इसके यानी कि भारतीय न्यायपालिका का जो मुख्य भाग है यानी कि कोर पार्ट है उसका ये आज लास्ट लेक्चर है। यानी कि इंडियन जुडिशरी में हमने क्या करा, इसके लेवल्स पढ़े थे। कुछ लेवल्स में क्या, सुप्रीम कोर्ट और हमारे पास फिर हाई कोर्ट था और फिर उसके बाद हमारे था लोअर जुडिशरी यानी कि लोअर कोर्ट। ये सारा हमने पढ़ लिया है। इसके सारे वीडियो हमारे पढ़े हुए हैं चैनल पर, आप देखिए उनको, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हैं वो। हाई कोर्ट का भी हमने मतलब 2 वीडियो बनाए थे, एक इसकी पावर्स पर बनाया था और इसका बेसिक। एक तो इसके बेसिक्स पर बनाया था और इसके बनाया था एक बार पावर्स पर हमने, ठीक। अब इसके बेसिक और इसके पावर पर हमने वीडियो बनाया तो वो भी आप देख लीजिए, 2 वीडियो हैं इसके। लोअर कोर्ट का आज एक बेसिक आइडिया हम ले लेंगे, यानी कि जो जिला स्तर की न्यायपालिका है उसका क्या क्या मतलब है, कैसे कैसे होते हैं, उसके क्रम क्या हैं और किस तरह से उनके जजों की नियुक्ति की जाती है, क्या क्या फैसले। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनकी अधिकारिताएँ यानी कि जूरिडिक्शंस, उनकी पावर क्या क्या है, किस तरह से वो फैसले ले सकते हैं। और जो हाई कोर्ट के एक अधिक्रम में उनकी मतलब वरीयता कहाँ पर बैठती है और मतलब उनका स्थान क्या है, और मतलब हर ज़िले में क्या, मतलब हर राज्य में उनका क्या क्या स्तर है। एक बेसिक आइडिया हम उसका ले लेंगे। तो आप बने रहिए लेक्चर के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, तो हम इसको समझेंगे आज। देखिए इसमें क्या है कि अब हम देखेंगे कि अब अधीनस्थ न्यायपालिका है तो इसको आप क्या कहेंगे, सुबॉर्डिनेट कोर्ट जुडिशरी कहिए, जुडिशरी। आप इसको सुबॉर्डिनेट जुडिशरी कहिए या फिर मतलब लोअर जुडिशरी कहिए, या सुबॉर्डिनेट कोर्ट की बोलिए, लोअर कोर्ट बोलिए, आपकी इच्छा है जो आप बोलना चाहें। देखिए अगर हम इसकी बात करें तो हमारे संविधान का एक भाग है, भाग 6, जिसका नाम द स्टेट्स है यानी कि राज्य है। उसका ही एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है द सुबॉर्डिनेट कोर्ट यानी कि अधीनस्थ न्यायालय। तो उसमें चर्चा की गई है इन जो न्यायालयों की है, इन जो कोर्ट्स की है। देखिए अगर हम आर्टिकल देखें तो आर्टिकल का सीधा सा मतलब है कि भी ठीक है, 233 से लेकर 237 तक वाले जो सेगमेंट का नाम है उसका नाम है द सुबॉर्डिनेट कोर्ट्स यानी कि अधीनस्थ न्यायालय। तो अगर आपको जिला स्तर के कोर्ट के बारे में देखना है जो हाई कोर्ट से नीचे है, तो आप क्या करेंगे, आप 233 से 237 देखिए, सारे प्रावधान उसी में दिए गए हैं इसके। और जो उसकी कुछ अधिकारिताएं हैं वो अलग से दी गई हैं, जैसे सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत क्रिमिनल वाला सेगमेंट है, उसकी जो पावर है वहीं से मिलती हैं। और जो सिविल मामले हैं उनमें इन कोर्ट को पावर मिलती हैं सीपीसी से यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड से। तो वो आप अलग से एक देख सकते हैं, लेकिन उसका रेफरेंस मैं आपको दूंगा। बाकी आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन का पक्ष देखेंगे तो 237 मतलब 233 से यानी कि 233 से 237 तक इसका प्रावधान यानी कि कुल मिलाकर ये हमारे पास 5 आर्टिकल इसमें आते हैं। देखिए अब हमें पढ़ना क्या है, अब हम देखेंगे कि भी इनके पास पावर्स क्या क्या है, किस तरह का अधिक्रम रहता है। देखिए इन कोर्ट का सभी मतलब ये जो कोर्ट है हमारे जो जिला स्तर के कोर्ट हैं, इनके लोअर जुडिशरी है, अधीनस्थ न्यायपालिका है, इनका सभी राज्यों में समान स्तर नहीं है, कहीं पर अलग अलग सिस्टम से मैनेज किया हुआ है। एक तरह से ये सिस्टम एक क्रम मैनेज कर रखा है, लेकिन अधिकांश राज्यों में, अधिकांश भारत के मतलब लोअर कोर्ट हैं, उनका एक क्रम क्या है, उसका मतलब एक बेसिक आइडिया हम समझेंगे, इनकी जनरल क्रम उनका क्या है। देखिए अधिकांश जगह यही क्रम है जो मैं आपको बताऊंगा। देखिए सबसे ऊपर क्या होता है हमारे पास राज्य में, हाई कोर्ट। तो ये तो आप जानते ही हैं कि अभी सबसे ऊपर हाई कोर्ट हो गया, और हाई कोर्ट से नीचे होता है हमारे पास जिला स्तर के कोर्ट। जिला स्तर के कोर्ट का मतलब है कि उससे नीचे होता है हमारा कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। देखिए इसमें है क्या, बेसिकली इसमें है क्या कि इस कोर्ट को यानी कि सबसे ऊपर होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट बोलते हैं उसको, कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट जज है या फिर उसको सेशन जज भी बोलते हैं, तो उसका जो कोर्ट है वो सबसे ऊपर रहता है जिला स्तर में, लेकिन हाई कोर्ट से तो वो नीचे ही है। अब देखिए इसमें क्या है कि जिला स्तर के जितने भी कोर्ट हैं तो उनको जो है ना, उनके मतलब एक तरह से उनको उनको क्या कहा गया, एक बांटा गया है क्रम के अनुसार, एक सोपान क्रम है उनका। देखिए सोपान क्रम क्या है वो समझ लीजिए, इसमें थोड़ी जगह कम है लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले जब आप समझेंगे, एक तो है सिविल साइड,
और इधर हम ले लेते हैं क्रिमिनल साइड। देखिए हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है उसका सीधा सा मतलब है, आप समझिए, हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सिविल और जो मतलब क्रिमिनल केसेस हैं उन दोनों को देखता है, यानी कि आपराधिक मामलों को भी देखता है और सिविल मामलों को, यानी कि जो दीवानी मामले हैं उनको भी देखता है। लेकिन हमारे यहाँ जो जिला स्तर के कोर्ट हैं उनके लिए इनके जो सिविल मामले हैं वो अलग से अलग कोर्ट सुनेगा, और जो हमारे पास मतलब जो क्रिमिनल मामले हैं वो अलग कोर्ट सुनेंगे। नहीं, क्रिमिनल कोर्ट अलग हैं और सिविल कोर्ट अलग हैं जिला स्तर पर सिर्फ। अब देखिए ये सिविल साइड होगी, ये ऐसे कोर्ट है यहाँ पर जो सिविल मामलों को सुनेंगे। ये क्रिमिनल साइड होगी, यानी कि ये ऐसे कोर्ट हैं जो सिर्फ क्रिमिनल मामलों को सुनेंगे। देखिए अब मैं यहाँ बताता हूँ कोर्ट ऑफ, देखिए अब यहाँ पर हम देखेंगे जो सिविल मामलों के कोर्ट हैं और यहाँ पर हम देखेंगे जो क्रिमिनल मामलों के कोर्ट हैं, इनके क्रिमिनल मामलों को देखते हैं। देखिए बेसिकली होता क्या है कि इन कोर्ट के नाम जजों के आधार पर पड़े हैं कि इनमें कौन सा जज बैठ रहा है, उसके अनुसार ही कोर्ट का नाम जो है निर्धारित किया जाएगा। जैसे जो पहले नंबर का कोर्ट है यहाँ पर, देखिए अगर यहाँ पर पहले नंबर का कोर्ट है तो उसमें बैठता है इनके, उसको हम बोलते हैं कोर्ट ऑफ सीनियर जज, कोर्ट ऑफ सीनियर जज। देखिए कोर्ट ऑफ सीनियर जज यानी कि एक जहाँ पर सीनियर जज बैठता है उसको सीनियर जज का न्यायालय बोलते हैं सिविल मामलों में। और नंबर 2 पर इसके नीचे जो कोर्ट आता है। अच्छा अगर इस साइड में देखें तो जैसे यहाँ पर सीनियर जज होता है तो ऐसे यहाँ पर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। देखिए जैसे यहाँ पर सीनियर जज होता है और क्रिमिनल मामलों में सबसे बड़ा जज जो है यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे वो होता है हमारे पास चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो होता है फर्स्ट क्लास जज होता है, फर्स्ट क्लास सिविल जज। ठीक, और ऐसी अगर यहाँ पर दूसरे नंबर पर हम देखें इसके नीचे तो वो होता है हमारे पास जो हमारा फर्स्ट क्लास जज है, इसको भी फर्स्ट क्लास जज बोलते हैं यहाँ पर, लेकिन वो क्रिमिनल मामलों को देखेगा। और तीसरे नंबर पर जो सबसे नीचे है उसको हम बोलते हैं जूनियर जज। तो अगर आपको देखना है तो ये जूनियर जज होता है, तो इसे हम जूनियर जज का भी न्यायालय बोल सकते हैं, जूनियर यानी कि जो कनिष्ठ जज का न्यायालय। और यहाँ पर तीसरे में होता है सेकंड क्लास जज, सेकंड क्लास जज। देखिए इनका मतलब समझिए आप, हमने कहा कि भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी 2 साइडें हैं, एक साइड वो है जो सिविल मामलों को सुनती है, दूसरी साइड वो है जो क्रिमिनल मामलों को सुनती है। सिविल साइड वालों का ये एक क्रम है, यानी कि ये इससे ऊपर है और ये इससे ऊपर है। इसी तरह से यहाँ पर ये इससे ऊपर है और ये इससे ऊपर है और सबसे ऊपर ये है। ठीक है, और ये हाई कोर्ट जो है तो सबसे ऊपर है ही राज्य स्तर में। 2 बात समझिए, जो क्रिमिनल केस हैं उससे सबसे ऊपर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा। ये निर्धारण कैसे किया गया है, इनकी अधिकारिताएं हैं, इनके क्षेत्र हैं कि ताकत क्या क्या है इनकी। देखिए फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट आएगा, फिर सेकंड क्लास का मजिस्ट्रेट आएगा, और फिर क्या होगा कि जूनियर जज आएगा, फिर फर्स्ट क्लास का जज आएगा, फिर आएगा कोर्ट ऑफ यानी कि सीनियर जज, इसको आप बोल दीजिए, यानी कि वरिष्ठतम जज आएगा। अब देखिए मैं क्या करूँगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई सिविल जजों की और जो क्रिमिनल जजों की पावर्स क्या क्या हैं, इनको कैसे कैसे अलग किया जाता है वो समझिए, वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। और डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज को मतलब एक जगह ही जोड़कर हम क्यों देख रहे हैं, इसकी व्यवस्था एक ही जगह क्यों की गई है, वो आप देख लीजिए। देखिए हमारे पास एक है जो मैंने आपको बताया डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। इसको हम बोलते हैं जिला एवं सत्र न्यायालय या सत्र न्यायाधीश। देखिए सीधी सी बात है, अगर आप उसको सत्र न्यायाधीश बोलेंगे तो वो क्या होगा कि अब आप इसको अगर जज बोल रहे हैं तो न्यायाधीश बोल दीजिए, अगर ये जिस कोर्ट में ये जज बैठेगा उसको हम जिला एवं सत्र न्यायालय बोलेंगे। तो आप इसका ध्यान रखिए, न्यायाधीश बोलेंगे क्योंकि हमने ऊपर अंग्रेजी में जो है जज लिख दिया है। देखो इसका मतलब समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे यहाँ क्या होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है यानी कि जो बड़ा न्यायालय, अच्छा ये जिला स्तर का सबसे बड़ा न्यायालय है, ये भी ध्यान रखिए, ये सबसे बड़ा न्यायालय है। तो इसमें सिविल और क्रिमिनल दोनों मामले जा सकते हैं, ध्यान रखना, सिविल और क्रिमिनल जो है दोनों मामले जा सकते हैं। और इसकी अधिकारिता है भाई आप समझ लीजिए।
देखिए अगर ये कोर्ट यानी कि या ये वाला जज अगर मान लीजिए सिविल मामले सुन रहा है तो वो कहलाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो यहाँ पर तो सुनेगा ये सिविल मामले। अगर वो सिविल केस सुन रहा है, सिविल सूट्स को सुन रहा है, तो वो जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहलाएगा, और जो उसका जो जज है वो डिस्ट्रिक्ट जज कहलाएगा। सामान्य तौर पर इसको डिस्ट्रिक्ट जज ही बोलते हैं। और अगर वो क्रिमिनल मामले सुन रहा है, अगर वो क्रिमिनल केसेस सुन रहा है तो वो सेशन जज कहलाएगा। ठीक है, अगर वो क्रिमिनल मामले सुन रहा है तो वो सेशन जज कहलाएगा, और जिस सेशन जज कहलाएगा और उस कोर्ट को हम सेशन न्यायालय यानी कि सत्र न्यायालय बोलेंगे। और अगर वही न्यायाधीश या वही कोर्ट हमारा यानी कि जो सिविल मामलों को सुन रहा है, जो ज़मीन संबंधित मामले होते हैं, तो वो सिविल कोर्ट कहलाएगा, या फिर उसको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कह सकते हैं। तो आप ध्यान दें कि एक ही कोर्ट है, लेकिन जब वो जौन सा मामला सुनेगा उसके अनुसार ही निर्धारित होगा कि वो कौन सा कोर्ट कहलाएगा। ठीक है, इसकी पावर्स देखिए आप, इसकी पावर्स के बारे में आपको आइडिया देता हूँ। देखिए सिविल मामलों में क्या है कि सिविल मामलों में तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बहुत सारी पावर हैं, कोई डिफाइन सही से की नहीं गई है, लेकिन एक प्रकार से इनफाइनाइट पावर आप समझ लीजिए, इसको बहुत पावर है। सिविल का कैसा भी मामला इसमें चला जाएगा। देखिए जो क्रिमिनल केस है, जैसे हत्या संबंधित मामले हैं, या जो क्रिमिनल केस हमारे यहाँ आते हैं, चोरी डकैती के मामले क्रिमिनल केसेस में आते हैं, तो जब सेशन जज उसकी सुनवाई करेगा तो उसको बहुत सारी पावर हैं। वो आजीवन कारावास बोल सकता है व्यक्ति को, और आजीवन कारावास के साथ ही वो उसको मृत्युदंड यानी कि डेथ पेनल्टी भी बोल सकता है। तो आप यहाँ पर मृत्युदंड लिख लीजिए, डेथ पेनल्टी। देखिए डेथ पेनल्टी का मतलब है कि हमारा सत्र न्यायालय यानी कि जो सेशन जज है, सेशन कोर्ट है, वो मृत्युदंड की सज़ा भी दे सकता है किसी व्यक्ति को, लेकिन वो मृत्युदंड पर अमल तभी होगा जब हाई कोर्ट उसको परमिशन दे दे, यानी कि हाई कोर्ट को उस पर सहमति जतानी ही होगी, तभी किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जा सकता है। तो ये मैंने पिछली बार भी बताया था जब हाई कोर्ट की पावर पढ़ी थी, तो उसमें भी आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर हाई कोर्ट में कोई व्यक्ति अपील करना चाहे मृत्युदंड के खिलाफ, इनके जो सेशन जज ने उसको मृत्यु दंड दिया है, तो वो अगर हाई कोर्ट में जाना चाहेगा उसके खिलाफ, तो वो क्या करेगा, अगर वो जाना नहीं भी चाहेगा तो भी हाई कोर्ट की परमिशन लेनी ही होगी सत्र न्यायालय को, तभी फांसी दी जाएगी। अगर वो जाना चाहता है तो आराम से वो अपील कर सकता है हाई कोर्ट में। मैंने हाई कोर्ट की शक्तियों में ये पॉइंट बताया था, उसका ध्यान रखिए। देखिए अब देख लीजिए हम क्या करेंगे कि दूसरे जजों की क्या क्या पावर है। देखिए सिविल मामलों को हम देखते हैं, जो सिविल मामले हैं। देखिए सिविल मामलों में मैंने क्या करा, मैंने 3 बताए थे आपको। एक तो जो सीनियर जज बैठता है, और एक हमारे पास नीचे उससे बैठता है जो हमारा फर्स्ट क्लास जज है, फर्स्ट क्लास जज। सिविल केस की बात कर रहा हूँ मैं ये। और उसके बाद हमारा बैठता है जो जूनियर जज है। देखिए सिविल मामलों में जो है ना, सीधी सी बात है, सिविल मामलों में अधीनस्थ न्यायालयों की स्पष्ट व्याख्या नहीं है। इनको क्या क्या शक्ति दी गई है, इसकी स्पष्ट व्याख्या कहीं नहीं है, क्योंकि आईपीसी में जो है ना स्पष्ट, जो हमारे पास सीपीसी है, इनके सिविल प्रोसीजर कोड है, तो उसमें जो है ना उससे ही इनको पावर मिली हुई है सीपीसी से, लेकिन उसमें स्पष्ट व्याख्या है नहीं, जैसे सीआरपीसी में है। तो हमने क्या किया कि अच्छा इसमें इसका तो दे रखा कि भी जो 3 लाख तक के जितने भी केसेस हैं, तो उनको तो ये जूनियर जज भी सुन लेगा, उसके ऊपर ये सुनेगा, उसके ऊपर ये, और ये कोर्ट तो इनकी अपीलें भी सुनता है कभी कभी। और सबसे ज़्यादा जो बड़े मामले हैं वो तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे ही। देखिए सीधा सा मतलब है, इसमें स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक क्रम के अनुसार ये चीज़ें जो है मैनेज कर लेते हैं। तो 3 लाख तक के मामले ये है, बाकी ऊपर के मामले ये अपने अधिकार के अनुसार सुनते चले जाते हैं। तो इसमें स्पष्ट व्याख्या इसकी है नहीं। तो आप समझ लीजिए कि 3 लाख तक का मामला जो है वो जूनियर जज सुनेगा, उससे ऊपर के मामले जो है दूसरे कोर्ट सुनेंगे। अब हम जो है ना क्रिमिनल साइड पर आते हैं। तो क्रिमिनल साइड पर तो स्पष्ट व्याख्या है। देखिए अगर हम क्रिमिनल केसों को देखें तो क्रिमिनल केस का मतलब है कि सबसे ऊपर तो हमारा कौन सा है, सेशन जज है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया सेशन जज। दूसरा मार्कर, देखिए सबसे ऊपर हमारा कौन है, सेशन जज। सेशन जज से नीचे कौन है, मैंने आपको बताया था चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है। उसके नीचे हमारा क्या है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है। उसके नीचे हमारे पास क्या है, जो हमारा सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट हो गया। देखिए भाई सेशन जज तो सबसे ऊपर है। और अगर क्रिमिनल केस में पावर कहाँ से मिलती है, हमारे पास सीआरपीसी है,
जो हमारे पास सीआरपीसी 1973 है, तो उससे पावर मिलती है। सीआरपीसी का मतलब है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये वो प्रक्रिया है जिसके तहत जो हमारे क्रिमिनल केस है उनके मामले चलाए जाते हैं। जिस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है वो सीआरपीसी के तहत किया जाता है। वो चीज़ें सारी सीआरपीसी में लिखी हुई हैं। देखिए सीआरपीसी 1973 से इसको पावर मिलती है। देखिए क्रिमिनल केस का मतलब है कि क्रिमिनल केस कौन से हैं वो सारे निर्धारित किए गए हैं कि ये चोरी, डकैती, हत्या, ये सारे मामले जो है क्रिमिनल केसेस में आते हैं। तो अगर क्रिमिनल केसेस, अच्छा क्रिमिनल केसेस में इसको क्या पावर है, ये जज जो है ना, जो सेकंड क्लास का जज है, वो क्या कर सकता है, वो 1 वर्ष की जो है ना सज़ा दे सकता है किसी व्यक्ति को। वो 1 वर्ष की तो सज़ा दे सकता है, यानी कि 1 ईयर। और वो क्या करेगा, 1000 रुपये का जुर्माना लगा सकता है, आर्थिक जुर्माना, बस। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। अगर उससे ऊपर केस जाएगा कोई, तो ये क्या करेगा, ये 3 वर्ष की तो सज़ा दे सकता है किसी को, और उसके बाद क्या करेगा कि 5000 रुपये का जुर्माना लगा सकता है। ठीक है जी। और अगर कोई केस उससे भी बड़ा है, अच्छा इसकी अधिकारिता क्या है, ये क्या करेगा, 7 वर्ष तक की तो सज़ा दे सकता है किसी व्यक्ति को। और आर्थिक जुर्माने का कोई मतलब सीमा नहीं है, नो लिमिट बोल सकते हैं आप इसको, या कोई भी सीमा नहीं है। अब आप समझिए, अगर छोटा केस जाएगा 1 वर्ष तक की सज़ा और 1000 रुपये का आर्थिक जुर्माना ये लगा सकता है। 3 वर्ष तक की सज़ा 5000 रुपये जुर्माना लगा सकता है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट 7 वर्ष तक की सज़ा और नो लिमिट मतलब आर्थिक जुर्माना तो वो कितना भी लगा सकता है। और अगर इनसे भी बड़े केस हैं तो वो यहाँ जाएंगे, मैं आपको बता दिया है। ये क्या करेगा, ये किसी व्यक्ति को 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सज़ा बोल सकता है और कितना भी आर्थिक जुर्माना लगा सकता है, यहाँ तक कि डेथ पेनल्टी, देखिए डेथ पेनल्टी भी दे सकता है ये। ठीक है, और आजीवन कारावास भी बोल सकता है। आजीवन कारावास का मतलब होता है उम्र कैद या लाइफ इम्प्रिजनमेंट। आपने सुना होगा जिला न्यायालय यानी कि सत्र न्यायालय हमारा जो होता है वो तमाम व्यक्तियों को बहुत सारे केसों में जो है मतलब उम्र कैद की सज़ा भी सुनाता है, फांसी की सज़ा भी सुनाता है। क्योंकि आपने बहुत सारे मामले सुने होंगे जिनमें सत्र न्यायालय ने ही जो है फांसी की सज़ा सुना दी। हालांकि आप अपील कर सकते हो हाई कोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट, तो इस तरह से। तो वो अच्छा डेथ पेनल्टी अगर उसने सुना दी कि भी ठीक है किसी को मृत्यु दंड दे दिया, लेकिन मृत्यु दंड पर अपल जो मतलब मृत्यु दंड है हमारा, यानी कि जो हमारी डेथ पेनल्टी है उस पर अमल तभी होगा, यानी कि मृत्यु दंड किसी व्यक्ति को तभी दिया जाएगा अगर हाई कोर्ट यानी कि संबंधित हाई कोर्ट भी जो है उसको परमिशन दे दे। जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश में किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यानी कि जो सेशन कोर्ट है उसने किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया, तो मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो अगर परमिशन नहीं देता है तो उस व्यक्ति को फांसी नहीं लगेगी। यानी कि संबंधित हाई कोर्ट यानी कि रिलेटेड हाई कोर्ट जो है उसकी परमिशन लेना मृत्यु दंड वाले केस में आवश्यक है, जरूरी है, कंपलसरी है। तो ये इसके क्रिमिनल केस यानी क्रिमिनल केस में इस कोर्ट की क्या क्या पावर हैं वो आपने देखा। ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, आप इसको ध्यान रखिए। कभी कभी क्या करता है कि एग्जामिनर पूछ लेता है एक स्टेटमेंट डाल के ये सारी चीज़ें, तो आप इनको ध्यान रखिए, सभी परीक्षाओं में आएंगे। अब हम इसके बाद क्या करते हैं कि कुछ इसके मतलब सेगमेंट देख लेते हैं कि भी कुछ मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या हैं उनके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, उसके बाद क्लास समाप्त करेंगे। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए मैंने कहा 233 से 237 यानी कि लगभग 2, 3, 4 आर्टिकल मैं इसमें बताता हूँ आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आर्टिकल 233 के बारे में देखें तो क्या लिखा हुआ है, हालांकि 3 आर्टिकल इसमें काम के हैं, बाकी में कुछ मतलब संवैधानिक शब्दावलियाँ दी गई हैं तो वो समझने के लिए जो टेक्निकल वर्ड है। देखिए एक 234 और एक 235, 3 आर्टिकल के बारे में मैं आपको बताता हूँ जिनसे कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं, कभी कभी स्टेटमेंट में वो डाल के दे दे। देखिए 233 में क्या लिखा गया, 233 में जो है ना अपॉइंटमेंट के बारे में बताया गया है। अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज बोलिए, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बोलिए। देखिए 233 आर्टिकल में कहा गया है कि भी जो जिला जज है यानी कि जिला न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति कैसे होगी, नियुक्ति कौन करेगा, तो वो इस आर्टिकल में बताया गया है। देखिए नियुक्ति करेगा गवर्नर यानी कि राज्यपाल। जैसे मान लीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में मतलब जो हमारे पास उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश के जितने भी मतलब जिला न्यायालय हैं तो उनका जो जिला न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। लेकिन वो क्या करेगा, हाई कोर्ट की सहमति से या हाई कोर्ट की अनुशंसा पे, हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन पे। हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन का मतलब है कि हाई कोर्ट बताएगा कि भी ठीक है इस नाम को हम भेज रहे हैं राज्यपाल महोदय, आप इस व्यक्ति की नियुक्ति कर दीजिए। अगर ये जिस नाम को भेजेगा उसी की नियुक्ति होगी। राज्यपाल इनकी सलाह मानेगा या नहीं ये जरूरी नहीं है। अगर वो नहीं सलाह मानता है तो उसको लिखित रूप में देना होगा, लिखित रूप में कारण बताना होगा कि भी मैं आपकी सलाह क्यों नहीं मान रहा हूँ, राज्यपाल के लिए ये बाध्यता है।
लेकिन जिसका नाम ये नहीं भेजेंगे हैं उसकी नियुक्ति नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब हाई कोर्ट जिसका नाम भेज देगा, गवर्नर उसी की नियुक्ति करेगा डिस्ट्रिक्ट जज के पद पर। अब 233 में क्या है कि अदर जो जज हैं हमारे पास उनकी नियुक्ति। अदर जज का मतलब है कि मैंने आपको बताया नहीं, जो मतलब जो हमारे पास छोटे से जो फर्स्ट क्लास जज हैं, यानी कि जो सीनियर जज हैं, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे के जज हैं, ये दो लेवल थे हमारे, तो उनकी नियुक्ति कौन करेगा? देखिए उनकी नियुक्ति भी गवर्नर करेगा। लेकिन गवर्नर किसके कहने पर नियुक्ति करेगा, किसकी सलाह से नियुक्ति करेगा? देखिए हाई कोर्ट की सलाह पर। और इसमें एक चीज़ और जुड़ जाती है, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग की भी मतलब इसमें सहमति होनी आवश्यक है। तो वो यानी कि इन दोनों की सहमति से जो है गवर्नर छोटे जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कर देगा, जो डिस्ट्रिक्ट जज के पद से नीचे के पद हैं अधीनस्थ न्यायपालिका में। देखिए 235 में क्या कहा गया है? 235 में कहा गया है कि भाई हमारे पास जो हाई कोर्ट है, मतलब हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट जो हमारे पास हाई कोर्ट है, तो वो हाई कोर्ट क्या करेगा कि जो ये जज हैं, जितने भी जज हैं, तो उनके जो मतलब ट्रांसफ़र के बारे में ऑर्डर जारी कर सकता है, या फिर उनके मतलब ट्रांसफ़र के बारे में, उनके प्रमोशन के बारे में, प्रमोशन या एक दो और भी चीज़ हैं जो मतलब ये तय कर सकता है, या फिर उनके सस्पेंशन ऑर्डर जो होता है वो भी जारी कर सकता है। इनका हाई कोर्ट किसी व्यक्ति का प्रमोशन, किसी व्यक्ति का मतलब ट्रांसफ़र और किसी व्यक्ति का मतलब एक तरह से अब आप समझ सकते हैं कि ये जो मतलब छोटे न्यायालय हैं वो हाई कोर्ट के एकदम से मतलब न्यायिक और प्रशासनिक कंट्रोल में होते हैं, यानी कि ये इनका निरीक्षण भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। और न्यायालय मतलब जो न्यायिक कंट्रोल है वो तो रहता ही है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट पर कंट्रोल है, लेकिन सिर्फ न्यायिक कंट्रोल है, अपने आदेश मनवा सकता है वो, उसके मतलब मामलों की अपील देख सकता है, लेकिन प्रशासनिक कंट्रोल हाई कोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हाई कोर्ट का प्रशासनिक और न्यायिक कंट्रोल, न्यायिक नियंत्रण हमारे जो लोअर जुडिशरी है उस पर रहता है। तो ये कुछ आर्टिकल हैं। देखिए इसमें यही सब कुछ था कि भी 233 से 237 तक ये सब चीज़ें हैं। देखिए अगर हम देखें तो हमारी जो लोअर जुडिशरी है वो कंप्लीट हो गई है, यानी कि इसका जो कोर पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। हालांकि समय समय पर इंडियन जुडिशरी ने बहुत सारे इनोवेशन किए, जो मैक्सिमम इनोवेशन क्या है, बहुत सारे इनोवेशन सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर हैं, जो हायर जुडिशरी है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बहुत सारे इनोवेशन, जैसे मान लीजिए फास्ट ट्रैक कोर्ट हो गया, या फिर हमारे पास लोक अदालत हो गई, और जैसे मोबाइल अदालत होगी, या फिर फैमिली कोर्ट हो गया, तमाम तरह के मतलब इनोवेशन हमारी जुडिशरी ने किए, जो मतलब एक त्वरित न्याय के लिए, जो एक मतलब आसानी से न्याय मिल सके, या फिर एक न्याय का अल्टरनेट ऑप्शन देने के लिए, क्योंकि कोर्ट पर ज़्यादा भार है मुकदमों का, इंडिया में तो ये ज़्यादा ही समस्या है। तो वो जो अलग कोर्ट है, फैमिली कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट, या फिर जो मोबाइल कोर्ट, या फिर फैमिली कोर्ट, तमाम तरह कोर्ट हैं ये, तो इनके बारे में हम जो है समझेंगे आने वाले समय में। एक एक सेगमेंट पे मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये मुख्य जो हमारा जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट सारा समाप्त हो चुका है। सारी वीडियो प्ले लिस्ट में पड़ी है, आप उनको देखिए। तो नेक्स्ट वीडियो जो भी होगी आपको मिल जाएगी बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए थैंक यू। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।